डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने मिशन मेरिट के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है और साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब आपका जो है सामाजिक विज्ञान, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्नों के सॉल्यूशंस को हम देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशंस उस तरह से जिस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपकी जगह मैं अगर होता तो मुझे क्या लिखना होता, वो चीज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि हर एक बच्चा उस चीज़ को समझे, ताकि आसानी से लिख भी पाए। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। पहला क्वेश्चन जो है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट फाइनलाइज्ड, तो 5 मार्च 1931 को। और ये जो सॉल्यूशन देखेंगे हम हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसका दूसरा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आप सभी को अच्छी तरह से पता है, महात्मा गांधी हैं। तो यहाँ पे हु रोड द बुक हिंद स्वराज, तो आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ये देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 10 सालों तक चला था और ये यूएसए में पहले आया था। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी थी ये शुरू हुई थी 1929 में। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड 1929 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो वो जमशेदपुर में हुआ था, झारखंड में जमशेदपुर है, वहां पर भारत का फर्स्ट जो है, इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किया गया था जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था, यानी कि हु एडिटेड द बंगाल गजट न्यूज़पेपर। तो वो थे जेम्स अगस्टस हिस्की। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिस्की। ठीक है, हिक्की बोलते हैं इनको, हिक्की, हिस्की नहीं, हिक्की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो सभी को पता है भारत में बहुत सारे दल है, कांग्रेस है, तो ये है, तो फलाना है, ढिमकाना है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विच पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया, मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया। बी, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवां जो प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन जो है अधिकांशतः होता है किस पे, आपके जन्म पे। ठीक है, तो जन्म पर। ठीक है, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली सोशल डिवीजन आर बेस्ड ऑन बर्थ, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो है उसकी क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता यह है कि आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज, देन यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, एक्सेप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म बट मेंटेन्स ए मोनोपोली और पॉलिटिकल पावर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। तो उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है, वो है अशिक्षा, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। तो अशिक्षा जो है इसका मूल कारण है, यानी कि द रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज इलिटरेसी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। आपने क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ लिंक दे रखी है, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। सारे पेपर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और उसको देख करके ही आंसर्स को टिक करें, ताकि आप लोगों का रिवीजन साथ साथ होता रहे और क्वेश्चन आपको याद होते रहे। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द नीड ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। तो फसल उद्योग के लिए, यानी कि सीधा सीधा कॉर्प प्रोडक्शन के लिए होती है, फॉर कॉर्प इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, कॉर्प प्रोडक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फसल के लिए लोग बाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कर्ज लेते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता क्या होती है, फसल उत्पादन के लिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग जो है ये बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल दैट इज नोन एज बॉक्साइट। ये साइंस में भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो 12वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो निम्न में कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो उसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन एंड रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों में पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन खालिस्तान के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्वदेशी, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी।
तो यहाँ पर जो है आपको बोल सकते हैं, इसको भी यहाँ पे मैसेज ऑफ स्वदेशी ही लिखना, स्वदेशी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वदेशी भी इंग्लिश में ही इस तरह से ही लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो स्वदेशी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक को किस नाम से जाना जाता है? सभी को अच्छी तरह से याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद करना सीख लीजिए। उनको हम बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। क्या बोलते थे उनको? हम बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गिरमिटिया, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर, ओ यू आर, ठीक है। इंडेंचर लेबर, INDENTURED, ठीक है, INDENTURED, इंडेंचर्ड लेबर। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न, हमने दो प्रश्न कर लिए फिलिप्स के। तीसरा प्रश्न है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द जो है महात्मा गांधी के हैं, ठीक है। तो आप लिख लोगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी महात्मा गांधी लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आ जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है। ओहो, चौथा क्वेश्चन, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्रति व्यक्ति आय। तो लिख लीजिए इसको, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो यहाँ पे आय तो है ही, तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बोल देंगे पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा, और आगे भी इनकम है इसमें तो इनकम छोड़ देंगे, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है, तो उसको करता है रिजर्व बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा रिजर्व बैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधा सीधा रिजर्व बैंक। हिंदी में भी आप इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंग्लिश में भी आप रिजर्व बैंक लिखेंगे और हिंदी में भी आपको रिजर्व बैंक ही लिखना है, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, रिजर्व बैंक। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपके इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशन। और अंतिम प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो खालिस्तान है, भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आपको अच्छी तरह से पता है 24 दिसंबर को, 24 ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 24 दिसंबर लिख देंगे, आप नीचे वाले में भी 24 दिसंबर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आपके 1 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनके आंसर्स आपको लिखने होंगे। अभी तक तो जो है फिलिप्स थे, फिलिप्स में चलो हमने, आप ध्यान रखना है कि ये जो आपका पेपर पैटर्न है इसी तरह का पैटर्न फॉलो होगा, और इसमें ऑप्शंस नहीं है तो ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, जहाँ पे ऑप्शंस, अगर मॉडल पेपर में ऑप्शंस है तो उस क्वेश्चन पेपर में भी ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन अगर मॉडल पेपर में ही ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में भी ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। भगवान की दया हो जाए तो एग्जामिनर गलती से दे दे ऑप्शन, बात अलग है। यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न जो है, एक शब्द या एक पंक्ति में जो उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है उन 1880 में जो प्रश्नों के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं वो इस तरह से दिए गए हैं ताकि जो भी बच्चा पढ़े उसको आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, आप देखिए। पहला प्रश्न जो है, 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। नेम 2 वुमेन ऑफ महाराष्ट्र हु रोट अबाउट द मिसरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन इन 1880s, ठीक है। तो वो थे ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, ठीक है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, देखिए ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युग था, इसका एक कारण लिखिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार, स्टेट एनी वन रीजन। तो एक रीजन आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युग था क्योंकि मशीन गनों, टैंकों, विमानों, रासायनिक हथियारों आदि का उपयोग बड़े पैमाने पर देखा गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार बिकॉज द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स had been seen ऑन ए मैसिव स्केल, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की हम बात करते हुए चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे बोलते हैं हम इसको फोटो, ठीक है, आदि यानी कि फोटो ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फोटो लिखा है ना, तो इसको आप आदि करना चाहें तो आदि भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आदि भी आप लिख सकते हैं। आदि औद्योगिकरण का वह चरण है जो कारखाना प्रणाली पर आधारित नहीं था, यानी कि उस समय क्या थी? इंडस्ट्रीज नहीं थी, कारखाना प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। उसके बाद में जूट का
क्या उपयोग है? तो जूट के बहुत सारे उपयोग हैं। जूट का व्यापक रूप से बैग बनाने में, आलू के बोरे बनाने में, कालीन, पर्दे, मोटे कपड़े और जो है रस्सी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, जूट एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बैग्स, पोटैटो सैक्स, कारपेट्स, कर्टेन्स, कोस, क्लोथ्स एंड रोप्स एटसेट्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पांचवा प्रश्न पूछा गया, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। तो मेरे अनुसार बेहतर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना तथा अधिक से अधिक वन रोपण करना बाढ़ से बचने का एक अच्छा विकल्प है। आपके अनुसार है तो अब ऐसे लिखेंगे मेरे अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, डिजाइनिंग बेटर ड्रेनेज सिस्टम एंड डूइंग मैक्सिमम एफोरेस्टेशन इज ए गुड ऑप्शन टू अवॉइड फ्लड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है व्हाट इज ट्रेड? देशों, राज्य और लोगों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द कंट्रीज, स्टेट एंड पीपल इज रेफर्ड एज ट्रेड। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? तो व्हाट आर रीजनल पार्टीज? तो एक क्षेत्रीय दल कोई भी राजनीतिक दल होता है जिसका आधार एक ही क्षेत्र में होता है, ठीक है, जिसका आधार एक ही क्षेत्र में होता है, यानी कि कहीं वो पूरे कंट्री के लिए लागू नहीं होता, वो एक क्षेत्र में होता है, एक क्षेत्र विशेष के लिए होता है, चाहे उसके उद्देश्य और मंच कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्षेत्र में होता है, ये ध्यान रखना। ए रीजनल पार्टी इज एनी पॉलिटिकल पार्टी विच इज विद its base in a single region, whatever its objective and प्लेटफॉर्म में भी, ठीक है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ही क्षेत्र में होता है, एक सिंगल रीजन में होता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के कोई दो लाभ बताने हैं। बहुत सारे लाभ हैं, आपको दो लाभ लिखने हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पांच पांच लाभ लिखे हैं, आपको केवल इसमें से दो ही लिखने हैं। याद रखना, जो चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे मुंह से सुनो, कान खोल के रखो और ध्यान से सुनो क्या चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे आपसे जब दो पूछा जाए तो दो ही लाभ बताने हैं आपको, मेरी तरह पांच नहीं लिखने। पांच मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से 5 पॉइंटों में लिख करके देना होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। लोकतंत्र के कारण सभी व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होती है। लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। लोकतंत्र में सरकारें नागरिकों की अपेक्षाओं और जागरूकता के प्रति जवाबदेह, वेद और उत्तरदायी होती हैं। अपनी सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने में सभी नागरिकों का समान महत्व होता है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, लाभ हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी दो आपको जो भी अच्छे तरह से याद होते हैं वो लिख देना है। इंग्लिश में भी मैंने यही चीज़ लिखी है, तो आप इसको भी पढ़ करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर समझाने वाली बात होगी मैं समझाता रहूंगा, ध्यान से देखते जाना। लोकतंत्र की दो चुनौतियां लिखिए। अच्छा, इस लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, आपका जो मैथ सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में दे दिया है मैंने, और उसी तरह से साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट मैंने दे दिया है। तो आपका मैथ और साइंस कंप्लीट कर दिया है, और एसएसटी आप देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी और आपका इंग्लिश जो है कंप्लीट आ जाएगा। बिल्कुल एक एक प्रश्न समझाते हुए आपको वीडियोस जो है बनेंगे। इसके बाद में इंग्लिश भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे, बस आप ध्यान से शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। ये आप में एक ही कमी है कि आप लोग शेयर नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, बट बच्चों तक पहुंचाइए कि वो बच्चे पढ़ करके आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्जाम और मेन बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो स्टेट टू चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो भ्रष्टाचार और अक्षमता जो है इसका चैलेंज है, और असामाजिक तत्वों की भूमिका ये भी इसका चैलेंज है। लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताएं ये भी इसके लिए चैलेंज है, और जातिवाद और सांप्रदायिकता ये भी इसके लिए चैलेंज है। चारों पॉइंट्स को मैंने इंग्लिश में नीचे लिख दिया है ताकि किसी को भी समस्या ना हो। नेक्स्ट जो पार्ट है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी को एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ और जीडीपी इज रेफर्ड एज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, तृतीय क्षेत्रक में सभी सेवा व्यवसाय शामिल होते हैं। जो भी सेवा व्यवसाय है वो सारे के सारे इसमें शामिल होती है, जिसमें परिवहन है, संचार है, व्यापार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रशासन, सारे के सारे तृतीय क्षेत्रक के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट, जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। यूएनडीपी प्रोग्राम द्वारा जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। खंड बी में आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर आपके जो 1 नंबर के प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब 2 नंबर के प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, रूमानीवाद क्या है? तो रूमानीवाद से क्या मतलब होता है? रूमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, ठीक है, था, या ये बोल सकते एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, रोमानीवाद कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पर रोमांटिज्म क्या होता है? ए कल्चर मूवमेंट दैट वांट टू डेवलप ए स्पेशल काइंड ऑफ नेशनल फीलिंग, ठीक है। बस सिंपल सा आंसर लिख देना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते को जुलाई 1944 में अंतिम रूप दे दिया गया था। इसने वैश्विक अस्थिरता, ध्यान रखना, इसने वैश्विक
अस्थिरता और औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन है? IMF। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी। द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन जुलाई 1944। इट एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक टू प्रिजर्व ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद में सुभेद जातियां क्या होती हैं, कोई दो उदाहरण आपको इसके दे देने हैं। सुभेद जातियों की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुभेद प्रजातियां, यदि किसी प्रजाति की जनसंख्या इस स्तर तक गिर गई है कि उसके संकटग्रस्त होने की संभावना है, इसे सुभेद प्रजाति कहा जाता है। जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है और गंगा डॉल्फिन है, ये सुभेद प्रजातियों में शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। देखने में बड़ी मुश्किल से किसी के भाग्य से दर्शन हो जाए तो हो जाए। तो इस तरह की प्रजातियां जो है सुभेद प्रजातियां कहलाती है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ लिखने हैं। तो मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जो है उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो इस प्रकार की योजनाएं जैसे बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक होती है। इनसे जल विद्युत उत्पादन होता है और जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ घरेलू कामकाज और औद्योगिक कामकाज के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ लिखने हैं। तो आपको दो ही लिखने हैं इनमें से, जो भी आपको अच्छा लगता है, याद होता है बढ़िया तरीके से, जिसको आप समझते हैं कि ये बढ़िया है, इसको लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, खरीफ, रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसल क्या है? यह फसल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काट ली जाती है। जैसे कि गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है और सरसों है। खरीफ की फसल की बात करें तो यह फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इनकी कटाई जो है सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। जैसे धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, सारी की सारी चीजें आती हैं। तो इनके आंसर मैंने रबी के यहाँ पे लिखे हैं और खरीफ के यहाँ पे लिखे हैं इंग्लिश में। जो चीज़ मैंने हिंदी में समझाई है वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पे भी जरूरत होगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर आपको स्पष्ट करना है। जब व्यापार किसी शहर के भीतर राज्यों, शहरों और गांवों के बीच होता है, ध्यान रखना, जब व्यापार शहर के भीतर राज्यों, शहरों और गांवों में होता है तो इसे स्थानीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, इसकी ये खास बात है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में, जबकि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ ये राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बता दी। 2 नंबर का है तो 2 अंतर मैंने बता दिया। इसी तरह से इंग्लिश में भी बताया है मैंने इसको, आप इंग्लिश में भी इनको लिख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे पूछा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? वाई इज देयर ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी? तो देखिए, विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने के लिए लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो विवेकपूर्ण और जो है नैतिक निर्णय लेने के लिए जो है लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता है। यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा की भावना को कम करने में मदद करता है। सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो है क्यों आवश्यक है ये हमने 2 नंबर में समझा दिया। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसको इंग्लिश में बिल्कुल समझ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज, एक एक प्रश्न का इंग्लिश इतना ईजी लैंग्वेज है ना, आप एक बार पढ़ोगे, अगर ध्यान से पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, प्यार से पढ़ते हो, तो गारंटी है मैं लिख करके दे सकता हूं आपको 100% याद होने वाला है। और जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं अभी तक, मैंने 3 विषय दिए हैं। मैंने जैसे बताया आपको एसएसटी आप देख ही रहे हैं, और मैंने इसके बाद में मैथ्स दे दिया था और आपका साइंस। ठीक है, तो ये तीनों विषय जो है मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाए हैं, आप इनको जरूर समझ लेना। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट आने वाला है और साथ ही साथ हिंदी भी आने वाला है, और संस्कृत के लिए आप कमेंट कर देंगे तो संस्कृत भी आ जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें ना, अगर आपको कोई विषय ऐसा लगता है कि सर ये विषय भी हमको चाहिए। लेकिन शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ में, ताकि उनकी भी मदद आप अच्छे तरीके से कर पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो वहां पे बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पर किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? तो आपसे पूछेगा, हाउ डज डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन विद सोशल डिफरेंसेस? तो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति आम बात है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति आम बात है। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को व्यक्त कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक विभाजन इस तरह की अभिव्यक्ति इन मतभेदों के बीच जो है संतुलन बनाती है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इसीलिए जो है सामाजिक अंतरों से जो है लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। आप लास्ट में एक लाइन जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए वही सॉल्यूशन लिखा है। बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको मजा आने वाला है। जब इंग्लिश और हिंदी में सॉल्यूशन मिल जाए तो आधी तो समस्या आपकी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। और विशेषकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि उसको इंग्लिश में तो पढ़ना ही है, साथ साथ में हिंदी भी मिल रहा है कि हिंदी में मैं समझ लूँ कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। 12वां प्रश्न जो है यहाँ पर हम बात करें तो 12वें प्रश्न में आप देखिए क्या पूछा गया, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, तो आपको 2 से 3 ही अंतर लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप 4 लिखें।
लिखें। ध्यान रखना है कि प्रश्न के हिसाब से आपको सोल्यूशन लिखने हैं, तो यहाँ पे कम से कम 2 ही या 3 ही अंतर जो है आप एग्जाम में लिखेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछे। तो दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह जो है सुसंगठित और मजबूत होते हैं, ठीक है। और दबाव समूहों की विशिष्ट मुद्दों के संबंध में जो नीतियां होती है, दबाव समूह की जो है कोई भी अगर मुद्दा है उसके संबंध में नीतियां इसकी होती हैं। दबाव समूह सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं और उनका निर्णय आमतौर पर औपचारिक और गैर लचीला होता है। दबाव समूह का जो है ऑफिशियल होता है, ठीक है। इसके बाद में दबाव समूह अपने सदस्यों और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पे आप 4 तरह के ऑप्शंस मैंने दिए हैं दबाव समूह के, जो है क्या क्या होता है इस दबाव समूह में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी 2 या 3 आप लिख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया प्रेशर ग्रुप के, तो यही जो हिंदी में मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में समझाई है, ताकि आप लोगों को याद करने में किसी को भी समस्या ना हो। इसके बाद में हमारा जो एक और पूछा है, आंदोलन में अंतर समझाना है। दबाव समूह हमने देख लिया, आंदोलन क्या होता है? तो आंदोलन समूह जो है दबाव समूहों के विपरीत आंदोलन समूह का संगठन ढीला होता है। वो क्या था? संगठन जो है मजबूत था, ठीक है, बदलने वाला नहीं था। इसमें इसका संगठन ढीला होता है। आंदोलनों में दीर्घकालिक मुद्दे होते हैं, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय चलने वाले मुद्दे होते हैं, और आंदोलन से संबंधित कई मुद्दे हो सकते हैं। आंदोलन से संबंधित कई मुद्दे हो सकते हैं। आंदोलन का निर्णय लेना अधिक अनौपचारिक और लचीला होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जब मर्जी चाहें, अभी रात को उठ के चल दिए मार्च करने, आंदोलन करने, तो इसका मतलब कोई वो फिक्स रूल नहीं है, और आंदोलन सहज जन भागीदारी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है आंदोलन कह सकते हैं कि जनता के भागीदारी पर निर्भर करता है। यहाँ पे मूवमेंट ग्रुप को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आंदोलन को जो है यहाँ पे रेफर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। आर्थिक विकास को देश के धन और जीवन स्तर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास क्या है? देश के धन और जीवन के स्तर में वृद्धि के रूप में जाने जाने वाले विकास को आर्थिक विकास कहते हैं। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए बेहतर उत्पादकता, उच्च शिक्षा दर और बेहतर सार्वजनिक शिक्षा, ये सभी जो है देश में आर्थिक विकास के परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका इंग्लिश में जो सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो इनके लिए इंग्लिश सोल्यूशन यहाँ पर है। और जो है इसके बाद में एक और पूछा है कि आर्थिक विकास के बाद में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी नई वस्तुओं और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्ति, सार्वजनिक और सरकारी सभी क्षेत्रों के योग लेकर के की जाती है, ध्यान रखना है। तो ये इसकी राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन हो गई, इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? कुल आय बटे में कुल जनसंख्या, यानी कि हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित वर्ष में दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में समझाया, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद करना है। तो खुली बेरोजगारी क्या होती है? तो देखिए, खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, ठीक है। और इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहार मजदूरों में भी पाया जाता है। तो ओपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है नीचे की तरफ, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अगर हिंदी समझ रहे हैं तो इंग्लिश उनको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के एक टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। यानी कि एक भूमि पर जो है फसल उगाया जा रहा है, मान लो 8 लोग फसल उगा रहे हैं, लेकिन वो जो फसल 8 लोग ने उगाया, लेकिन वो उग इतना रहा है फसल उस भूमि पे कि उसमें 5 लोग का ही पेट भरेगा। तो 3 लोग क्या है, काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो काम में लगे हुए नहीं है। ऐसे में 3 लोग जो अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हुए हैं वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम से उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो वो 5 आदमी भी उसी जमीन पर जो है जितनी फसल उगानी है उतनी उगा लेंगे अपने लायक, ठीक है ना। इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर जो है असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पर जो है डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको मैंने इंग्लिश में समझा दिया है। तो वही 2 चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई है वही 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। तो मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे संयोगों को के समस्या को सुलझा देती है। मुद्रा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है परंतु वह बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है, उसके पास क्या नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, लेकिन वो बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है तो वह मुद्रा का प्रयोग करके, वस्तु ना दे करके मुद्रा का प्रयोग करके वो कपड़ा खरीद सकता है। इस प्रकार दोहरे संयोग की समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में समझाया है, तो इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरमीडिएट रोल इन द बार्टर सिस्टम।
ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो उपभोक्ता जो है एकजुटता का प्रदर्शन इस प्रकार कर सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता सरकार द्वारा, देखो अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 ही पॉइंट लिखने हैं। मैं तो ज्यादा पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है, जो टॉपिक अच्छे से याद होता है ना, जो आपको यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि जो 4 लिखे हैं इसमें से 2 याद होते हैं, जो अच्छे तरीके से 3 याद होते हैं उनको अच्छे से याद करें। और कभी कभी क्या होता है, इन क्वेश्चंस को 3 नंबर में ले लिया जाता है, तो आपको सारे याद करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग से एक एक 2 पॉइंट डाल दिए हैं। तो उपभोक्ता सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता संरक्षण कमेटियों का सहारा ले सकते हैं तथा आरटीआई का प्रयोग करके जो है सरकार से पूरी जानकारी पा सकते हैं। उपभोक्ता संघ जो है उपभोक्ता संघ एवं फोरम बना सकते हैं और वे इनका उपयोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा वे कानून विशेषज्ञों, वकीलों और पुलिस एवं उपभोक्ता न्यायालयों का सहारा भी ले सकते हैं। वे बेईमान उत्पादकों, वितरकों, दुकानदारों, व्यापारियों, अस्पतालों, शिक्षक संस्थाओं के गलत कार्यों के विरुद्ध जो है प्रदर्शन, प्रचार, घेराव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप जो है बता सकते हैं कि किस तरह से हम एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ पे देख लेंगे। अगर हिंदी में आपने समझ लिया तो इंग्लिश बहुत आसानी से समझ में आएगी। सेक्शन सी पे मूव कर चुके हैं। हमारा सेक्शन सी जो है, इस पर आपको देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगर दीर्घ उत्तरीय 17 से 20 तक के, और 20 के बाद में 21, 22, 23 में अथवा ऑप्शन आएगा। उसके अलावा 20 प्रश्न तक किसी भी पेपर में अथवा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, 20 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि टोटल 50 प्रश्न आएंगे। 50 में से 47 क्वेश्चंस आपको करने ही करने, केवल 3 क्वेश्चन जो हैं बड़े वाले 4-4 नंबर के, उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम बात करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें पहला प्रश्न पूछेगा उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं जो है आपको बतानी है। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या हो सकती है, तो देखिए निम्नलिखित है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़ा था। उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़ा था। उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सबकी सहमति से बनी हो, और उदारवादी राष्ट्रवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति करना चाहता था। यह संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। उदारवादी राष्ट्रवाद निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, और उदारवादी राष्ट्रवाद आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में था, जहां वस्तुओं और लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, उसके पक्षधर था। ठीक है, तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने यहाँ पे सोल्यूशन वही लिखा है जो ऊपर मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, मतलब इसके क्या जो मेन फीचर्स हैं, खासियत क्या है, खूबियां क्या है, वो 4-5 मैंने लिखी हैं। इसमें से कम 3 खासियत आपको बतानी है जब 3 नंबर का प्रश्न हो, 2 खासियत बतानी है यदि 2 नंबर का प्रश्न हो, 1 खासियत बतानी है जब 1 नंबर का प्रश्न हो। ठीक है, प्रश्न में आप नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन सही लिखना, साफ लिखना, रायता नहीं फैलाना, कहानी नहीं बनाना, इनमें बहुत दिक्कत होती है। जो बच्चे समझते नहीं है कि लिखना कैसे है, उन्हीं के लिए वीडियोस है। तो ये वीडियोस को ध्यान से पढ़ा करें, समझे, तभी जाके आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 18वां प्रश्न है, इसमें पूछेगा संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क आपको बताने हैं। तो किसी भी विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संसाधन का उपयोग मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आवश्यक है, और खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आदि है ना। इसके बाद मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी संसाधन महत्वपूर्ण है। तो 3 जो है हम तर्क यहाँ पे दे चुके हैं। तो 3 तर्क पूछा है तो 3 तर्क ही देंगे, 2 पूछता तो 2 दे देते। तो आपको 3 नंबर के हिसाब से 3 तो देना ही है, पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए ये सॉल्यूशन दिया गया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से अपने पॉइंट्स को नोट आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे देखिए क्या पूछा गया, भारत में राजनीति में जाति, ध्यान रखना, भारत में राजनीति में जाति, ये यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए। तो मैं बताता हूं यहाँ पे, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, इस कथन से हम सहमत हैं। इसको निम्न तर्क द्वारा समझा जा सकता है। पहला, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, हमने अपने कथन को मजबूत करने के लिए तर्क दे रहे हैं। दूसरा जो है, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम तय करती है, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब पार्टियां चुनाव में अपने उम्मीदवार का नाम तय करती हैं, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए।
सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए ताकि उनकी जो है आगे की पॉलिटिकल पावर मजबूत होती रहे। यहाँ पे देखो जाति और राजनीति दोनों चल रही है। तीसरा तर्क हम दे सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। इसी कारण कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। इसके अलावा जो है और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। ये सारे तर्क हैं, इसमें से कोई भी 3 तर्क आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये तर्क मैंने दिए हैं 4 पॉइंट के हिसाब से, तो आप इसमें कोई भी 3 तर्क आपको लिखने हैं। तो मैंने ऊपर जो समझाया वही चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखी है नीचे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, समझ में ज्यादा आ पाए। नेक्स्ट जो पार्ट है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो सबसे पहले, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था इस परस्पर जुड़ाव को विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण द्वारा ही विश्व अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्र अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। इसे भूमंडीकरण या विश्वव्यापीकरण जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से वैश्वीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। एमसीक्यू में भी वैश्वीकरण की परिभाषा दी गई थी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में जो इस डेफिनेशन को लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ से क्या पूछा है, हमने तो समझा दिया कि वैश्वीकरण क्या होता है। इसे संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक इनमें से सभी हैं, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, परिवहन हो या सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी हो। तो हम इसमें से 1-2 को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर का तो हमने आंसर ऊपर ही दे दिया है कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, और इसे संभव बनाने वाले कारक बता देंगे 2, तो हमारे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ज़्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हिसाब किताब से लिखना बहुत अच्छा होता है। नॉलेज इतना ही है, नॉलेज का फायदा तभी है जब उस नॉलेज का सही उपयोग हो। तो यहाँ पर जो आप पहला पॉइंट लिख देंगे, परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति, ये पहला जो है कारक है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। पिछले 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति के परिणाम स्वरूप लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति से जो है लागत में कमी आने लगी है। ठीक है, लागत कम आने लगी है या लागत में कमी आने लगी है। जैसे कंटेनरों द्वारा सामान भेजने से माल जल्द और कम कीमत में, कम लागत में पहुंच जाता है। दूसरा जो हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। तो दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि से विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाएं भेजने में सुविधाओं के फलस्वरूप वैश्वीकरण को अत्यधिक सहायता मिली है। जैसे लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित समाचार पत्र की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में होने के पश्चात पत्रिकाएं वायु मार्ग से लंदन जो है पहुंच जाती हैं और पैसे का भुगतान जो है ई बैंकिंग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट का काम हो रहा है। तो इनसे वैश्वीकरण जो है बहुत तेजी से फैलता है, ये उसको बढ़ाने के कारक हैं। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स यहाँ से जो है इसको लिख सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने वही चीज एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया हुआ है। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में, जिसमें बड़े प्रश्न आएंगे आपके। 21 नंबर में अथवा मिलेगा, 22 नंबर में अथवा और 23 नंबर में भी आपको जो है अथवा देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम सेक्शन डी के प्रथम प्रश्न की बात करते हैं, यानी 21 नंबर, विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यहाँ पे देखिए उसके रीजन क्या थे कि अलग अलग राजनीतिक नेता भारतीय समाज के भिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व तो करते थे, यानी कि उनके लीडर थे, अलग अलग नेता थे और अलग अलग भारतीय समाज के अलग अलग लोग थे और उनके अलग अलग नेता थे। ठीक है, दूसरा जो है डॉक्टर अंबेडकर, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर जो है दलितों का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारत के मुसलमान समाज का नेतृत्व करते थे। तीसरा जो है, इसके रीजन हम बता रहे हैं क्यों बटे हुए थे। और उसके बाद में मोहम्मद इकबाल ने पृथक निर्वाचन मंडल के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक निर्वाचन मंडल की जरूरत है और कहा कि मुसलमानों को आर्थिक हीनता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में आप चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं, ये सभी नेता विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग अपने अनुयायियों, यानी कि उसके जो समर्थक थे, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठा रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विशेषकर महात्मा गांधी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रतिकूल मतलब कि खराब प्रभाव डालेगा, और वे इस मांग के विरुद्ध हो गए थे और एक समय के लिए उन्होंने आमरण अनशन पर भी वो बैठ गए थे। ठीक है ना, तो ये चीज आप बता सकते हैं, यही कारण थे कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर बटे हुए थे। तो ये इसका आंसर हो गया। और इस आंसर को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और ये छठा पॉइंट है, और लास्ट में कंक्लूजन निकाल करके ये लाइन दे दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसके अथवा पाठ की। अथवा पाठ में पूछा गया, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया। तो हम सीधा सीधा हम इसके पॉइंट लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वो फैल जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में शुरू हुआ और ये निम्न तरीकों से ग्रामीण इलाकों में फैल गया। पहला जो है, ये आंदोलन की शुरुआत शहर में मध्य वर्ग की भागीदारी से हुई। दूसरा, हजार
हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। यह एक अहिंसक आंदोलन था। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। यह आंदोलन तालुकदारों के खिलाफ था जो उच्च लगान वसूलते थे, और किसान लगभग भिखारी भी मतलब किसान लगभग भिखारी बन गए थे, क्योंकि वो लगान जो है ज़्यादा उनको देना पड़ता था। इस वजह से जो है वहाँ पर आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन ने राजस्व में कमी करने की मांग भी की। ठीक है, ये भी रीज़न था। उसके अलावा जो है कैसे कैसे धीरे धीरे फैलता गया ये देखते जाओ। 1920 के अंत तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य ने अवध किसान सभा का भी गठन कर दिया, और आदिवासी किसान ने गांधी जी के संदेश को, स्वराज के विचार को अपने तरीके से फैलाना शुरू कर दिया। यह आंदोलन असम में बागान मजदूरों के बीच भी फैल गया। उन्हें जो है क्यों फैला, क्योंकि उन्हें बिना अनुमति के चाय के बागान से बाहर निकलने के लिए छूट ही नहीं थी। तो ये सारे रीजंस थे, धीरे धीरे हर जगह फैल गया। असम में फैल गया, आदिवासियों में फैल गया, किसानों में फैल गया, तो इस तरह से ये जो है देहातों में फैल गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे पॉइंट वाइज, तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर देना। और इसको जो है आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे पॉइंट शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 22वां जो प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो संघवाद जो है सरकार का रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन जो है आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद जो है संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज पार्शियली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट and state government and regional governments. Federalism constitutionally shares the power because it has a system of self government and shared governance. ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है, तो हम इसके मेन फीचर्स बताएंगे। ठीक है, विशेषताओं की बात करेंगे तो संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम विशेषताएं लिख सकते हैं। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है। संघवाद में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, और संविधान के मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है, और वित्तीय मतलब कोई भी प्रॉब्लम है सरकार से तो आप अदालत में अपील कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं, और इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और इसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो इस तरह से संघवाद की प्रमुख विशेषताएं ये 7 पॉइंटों में जाहिर हो रहा है। आप इसमें से 4-5 कम से कम 5 पॉइंट कम से कम लिखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आप इसमें 4 पॉइंट तो लिखेंगे। अगर आप एक एक्स्ट्रा लिख देंगे तो बेहतरीन होगा। बड़े क्वेश्चन में 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा हमेशा लेके चलेंगे। मेन फीचर्स जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, जो हमने यहाँ पे 7 पॉइंट इंग्लिश में हिंदी में पढ़े वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में शो कर दिया, ताकि आप लोग जो है आसानी से इसको समझ पाएं। इसके अथवा पार्ट की बात करें तो आपको 21, 22 और 23 तीन ही प्रश्न में अथवा मिलेंगे। इसके अलावा सारे प्रश्न आपको करने होंगे, तो इस बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन को करिए। सारे मॉडल पेपर्स में कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सोल्यूशन मौजूद है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी का सोल्यूशन भी मिल रहा है, तो साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैथ का मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैथ कंप्लीट सोल्यूशन है। साइंस का कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है मैंने, और अभी आप जो है सोशल साइंस देख रहे हैं तो ये एसएसटी का भी आप कंप्लीट सोल्यूशन देख रहे हैं। इसके बाद आपका हिंदी आ जाएगा और इंग्लिश सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और संस्कृत का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए एसकेटी का, तो संस्कृत के लिए आप कमेंट कर दें, क्योंकि संस्कृत जो सब्जेक्ट है इसको सॉल्व करने के लिए आपके कमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं और इसके गठन की प्रक्रिया समझानी है आपको। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। तो यहाँ पे स्थानीय शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, एक है पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। ठीक है, और इनके गठन की प्रक्रिया क्या है, तो पंचायत की बात कर लेते हैं, उसके बाद में पंचायत समिति और जिला। तो यहाँ पर जो है पंचायत समिति बोलो, इसको ब्लॉक बोलो या मंडल बोलो, एक ही चीज़ है। तो इसका गठन निम्न प्रकार किया जाता है। पंचायत जो है इसमें देखिए, पंचायत का गठन प्रत्येक गांव या गांव के समूह में एक पंचायत होती है। यह एक परिषद है जिसमें कई वार्ड सदस्य यानी कि पंच और एक अध्यक्ष यानी कि सरपंच होते हैं, और वे उस वार्ड या गांव में रहने वाले सभी वयस्क आबादी द्वारा सीधे चुने जाते हैं। पंचायत पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था होती है। यह ग्राम सभा के समग्र सर्वेक्षण में कार्य करती है। ग्राम सभा इस पर निगरानी रखता है, और ग्राम सभा में सभी मतदाता होते हैं और ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को मंजूरी देने और उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए वर्ष में 2-3 बार बैठक भी करते हैं। तो इस तरह से जो है पंचायत कार्य करता है, साथ ही इसका गठन होता है। पंचायत समिति या ब्लॉक या फिर मंडल की बात करें तो इसका गठन कैसे होता है। पंचायत समिति बनाने के लिए कुछ ग्राम पंचायतों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है, यानी एक साथ आना पड़ता है उनको। इस निकाय के सदस्यों
सदस्यों का चुनाव जो है उस क्षेत्र के पंचायतों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। और जिला परिषद कैसे करता है, तो एक जिले में सभी पंचायत समितियां जिला परिषद का गठन करती हैं, जिसके सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य और उस जिले के विधायक और अन्य जिला स्तरीय निकायों के कुछ अन्य अधिकारी भी इसके सदस्य हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इस तरह से इनके सभी के जो है फॉर्मेशन होते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, देन ब्लॉक और मंडल, पंचायत समिति, देन जिला परिषद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसमें भी अथवा ऑप्शन है, आपको अथवा दिया गया है, तो आप वडोदरा, रावतभाटा, तूतीकोरिन और गांधीनगर ये सारे के सारे आपको हिंदुस्तान के मैप में दिखाने हैं। और यहाँ पर जो है अगर अथवा में आपको ये 4 नहीं दिखा सकते तो आप दिखा सकते हैं ब्यावर, अमरकंटक और सुंदरगढ़ और तुमकुरू। ठीक है, तो यहाँ पर चारों और चारों 8 को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ब्यावर जो है राजस्थान में आपका है, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, रावत भाटा भी आपका कोटा में राजस्थान में है, मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा डॉट करके बताया है। गांधीनगर आपका यहाँ पर जो है गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बडोदरा है ये भी आपका गुजरात में इस जगह पे, जहाँ पर जगह दिखाई है मैंने बहुत सोच समझ के ये जगह दिखाई है, तो आप जो है इसको इसी तरह से दिखाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, अन्यथा जो है आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पार्ट की बात करें अगर हम, तो इसमें आप देखिए क्या पूछ रहा है आप हाँ, नेक्स्ट जो है आपका अमरकंटक का है, तो आप बता सकते हैं कि आपका जो है मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपका ये रहा मध्य प्रदेश में इस तरफ कोने में पड़ेगा। उसके अलावा जो है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ जो है आपका उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में इस जगह पे वो पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है तमकुरू, तो तमकुरू जो है आपका कर्नाटका में पड़ता है, तो कर्नाटका में इस जगह पे ये आपको शो करनी है। इसके अलावा आपका क्या बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। हमने देख लिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 8वां बचा हुआ तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है बिल्कुल आपके नीचे एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो कि आपका तमिलनाडु में नीचे की ओर बिल्कुल लास्ट में पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन हुआ मैप वर्क के साथ में। मिशन मेरिट 2023 एग्जाम चल रहा है आपका। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी बच्चों तक ये सोल्यूशन पहुंच पाए और सभी बच्चे चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो वो तैयारी कर पाए। जैसा मैं बता चुका हूँ साइंस का करवा चुका हूँ, SST का करवा चुका हूँ और मैथ्स का आपको मिल चुका है सॉल्यूशन। अगला वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।